करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान। कहने का मतलब ये है कि सफलता एक बार ना मिले, दो बार ना मिले, किंतु लगातार आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी वाक्य के साथ सबको मैं कहना चाहूँगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कि वो लगातार लगे रहें, हार ना माने। सफलता उनको एक दिन जरूर मिलेगी। आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो अभी वर्तमान में MP ADPO का आया था, उसमें हमारे सर है अरविंद पटेल सर। उनका पूरे मध्य प्रदेश में 43वें नंबर पर रैंक आई है, यानी कि उनका MP ADPO में सिलेक्शन हो चुका है। अब हम उनसे जानेंगे कि उनकी संघर्ष और सफलता का क्या राज है। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपका MP ADPO में अभी सिलेक्शन हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में आपकी 43वीं नंबर की रैंक आई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली हमारी जो है शिक्षा रही है तो पूर्णतः सागर विश्वविद्यालय से रही है, जो अपने 12th के बाद ऑनर्स 5 ईयर कोर्स किया। तत्पश्चात LLM भी हमारा वहीं से रहा है। उसी दौरान हमने BLLB ऑनर्स जब अंतिम साल था, उसी दौरान हमने तैयारी चालू कर दी थी। 2015 ADPO का एग्ज़ाम आया, किंतु हमारा जो एज था, एज की वजह से हमें उस पर एग्ज़ाम देने को नहीं मिला, किंतु हमारी तैयारी लगातार निरंतर जारी रही और मध्य प्रदेश विलेज का हम लगातार मेंस लिखते रहे। इसके बाद ADPO के अभी एग्ज़ाम हुआ, जो 2021 का वैकेंसी थी, उसमें हमने प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित करी है। सर, ऐसे स्टूडेंट जो अभी वर्तमान में LLB कर रहे हैं या फिर BLLB कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी तैयारी उसी दौरान स्टार्ट कर देनी चाहिए कि कंप्लीट करके उन्हें अपनी तैयारी करना चाहिए? ऐसे छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनका 5 ईयर कोर्स है तो लगभग 4th ईयर या 5th ईयर से चालू कर दें कम्प्लीटली, पूर्णतः एकाग्र मन से, एकदम से पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ टारगेट कंपटीशन होना चाहिए। अगर वो लगातार 1 साल भी अगर अध्ययन कर लेते हैं तो सफलता उनके कदम चूम लेती है। तो सर, जो आपका संघर्ष रहा पढ़ाई के दौरान, आप संघर्ष के बारे में किस प्रकार रहा? वो आपने सेल्फ स्टडी की है कि कहीं कोचिंग ज्वाइन की है, किस प्रकार से आपने तैयारी की है सर? क्योंकि हमारा परिवार पूर्णतः कृषि आधारित परिवार था, पापा जी पेशे से किसान हैं और घर में कोई सर्विस नहीं थी। हमने उस दौरान उस समय को भी देखा है जिस दौरान घर में तंगी से भी जूझना पड़ रहा था, और हमने कम से कम पैसे खर्च करके अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहे और टारगेट हमारा ये था कि हमें शासकीय नौकरी करना ही है, ये तो ADPO मिले या सिविल जज मिले। तो उस समय से हम लगातार करते रहे और कुछ समय बाद पश्चात हमने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमने जो है आय के स्रोत भी देख लिए थे। उसी दौरान हम अपना आय का जरिया भी देखते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे। इसको देखते हुए हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहे और इस बार हमें जो है सफलता प्राप्त हुई। सर, आप जब तैयारी करते थे तो अपनी स्टडी को इतना, आप जॉब भी करते थे, तो कितना समय दे पाते थे जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ADPO का एग्ज़ाम क्लियर हो सका है? हमारा टारगेट, क्योंकि हम पूर्णतः MP हाई कोर्ट में लीगल रिसर्च क्रम लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के पद पर रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 साल रहे, तो हमारा पूर्णतः वहाँ पर फोकस रहा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ADPO सिविल जज। हमारे वहाँ माननीय हाईकोर्ट जज साहब भी हमारा बहुत सपोर्ट करते रहे पढ़ने के फेवर में। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता रहा और हम लगातार अपनी पढ़ाई पर टारगेट से कभी विचलित नहीं हुए। हम नौकरी भी करते रहे, किंतु उनके द्वारा और हमें लगातार प्रेरित किया जा रहा और हम इसमें जो है लगातार लगे रहे और सफलता प्राप्त कर ली। तो सर, ऐसे स्टूडेंट है जो ADPO की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका MP ADPO में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर भी वे तैयारी कर रहे हैं, जी जान से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MP ADPO में सिलेक्शन हो जाए? सर, इसके लिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस वाक्य को मैंने चरितार्थ किया है और मैं लगातार इतने समय से पीछे नहीं हटा, लगातार तैयारी की और निरंतर लगाव लगा रहा और हमने मेहनत करते रहे और जब भी हमें मौका देने को मिला तो हमारा सिलेक्शन हुआ। और सर, ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी डायरेक्ट पढ़ते हैं
फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो उन्हें डायरेक्ट से तैयारी करना चाहिए कि किसी बुक से तैयारी करना चाहिए? और आपने सर डायरेक्ट से स्टडी की है? मध्य प्रदेश के लिए मैं बताना चाहूँगा, पूर्णतः एडीपीयू के लिए कि एडीपीयू में बैरेक्ट सफिशिएंट है, और बैरेक्ट का आपको 100% अगर अध्ययन करेंगे तो सफलता 100% मिल जाती है। इसके अलावा आपको बुक्स का अध्ययन जो आपको सहारा लेना पड़ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके एडीपीयू के हैं लॉ के, बाकी बैरेक्ट आपका सफिशिएंट है। 100% पढ़ेंगे, सिलेक्शन 100% होगा, कोई एक उम्मीद भी नहीं रह जाएगी कि अपन बाहर हो जाएं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और सर जो एमपी एडीपीयू का सिलेबस है उसमें एमपी जीके का भी रोल होता है और 32 सब्जेक्ट भी है लॉ के, तो आपने इन सभी को एमपी जीके और 32 सब्जेक्ट है जो लॉ को, किस प्रकार से आपने तैयार इनको किया है? मैंने लगातार अपने जो सब्जेक्ट बैरेक्ट थे लॉ के लगातार फोकस करता रहा, और मैंने एक भी सेक्शन छोड़ने का प्रयास नहीं किया, पूरा पढ़ा। और क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो 100% ही पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप इंटरव्यू पर जाएंगे और इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे एमपी एडीपीयू में। क्योंकि एमपी एडीपीयू का जो एग्ज़ाम है वो उस मैच की तरह है, जैसे T20 मैच की तरह है। अगर कोई भी बल्लेबाज आता है तो अगर 6 बॉल उसके पास हैं तो 6 बॉल में वो छक्का मारने का उसको प्रयास करना चाहिए, ना कि वो 7वीं बॉल का इंतजार करे। 6वीं में लगातार जितना वो, क्योंकि सब्जेक्ट आना है, माइनस मार्किंग है, और आपको जो है सिर्फ प्रीलिम्स में इतने नंबर ले आओ कि इंटरव्यू में आपको 0 भी मिले एडीपीयू में, तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि सर आप कह रहे हो यानी कि जो तैयारी है आपने डायरेक्ट से की है, और बच्चों को भी डायरेक्ट से अच्छी से तैयारी करना चाहिए और साथ में बुक भी पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट आपको 100% पढ़ना है, चाहे मेजर हो या माइनर, किंतु बुक्स का सहारा आपको मेजर जो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, इनका सहारा लेना है। बाकी एडीपीयू का जो भी सब्जेक्ट लोग के हैं सिर्फ डायरेक्ट ही पर्याप्त है। और जीएस के लिए मैंने पूर्णतः मुकेश कुमार महेश्वरी की बुक्स है उसका अध्ययन किया था, और मैंने 100% उसको पढ़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। और इसके बाद मध्य प्रदेश करंट के लिए आपको तथ्यवान आती है, प्रतियोगिता दर्पण है, इसका सहारा लेकर और लगातार मैं निरंतर प्रयासरत रहा। सर इसमें अब हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर बेबी, उनका भी सवाल है कि एमपी एडीपीयू का जो पेपर है 450 नंबर का होता है, इसमें 150 नंबर की जीके भी आती है और 300 नंबर का लॉ पोर्शन भी आता है और 50 नंबर का इंटरव्यू लिया जाता है। तो एमपी जीके का अलग पेपर होता है कि एक साथ में दोनों पेपर होते हैं? इसके एडीपीयू में जीके प्लस लॉ एक साथ पेपर कराए जाते हैं। 3 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन आपके लॉ के मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के मिलेंगे। एक साथ 3 घंटे में आपको दोनों पोर्शन हल करना पड़ता है। यानी कि सर जो मेरिट बनती है, किस आधार पर इसकी मेरिट बनती है? मेरिट दोनों पेपर में आपको कंपलसरी है, 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम आ रहे हैं दोनों पेपरों में, जीएस में भी और लॉ में भी, अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका इंटरव्यू कॉल होगा ही नहीं। क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के आना है तो उसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, और लॉ में आपके अगर 100 क्वेश्चन आना है तो 40 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। इतने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपका कट ऑफ एरिया है। इसके बाद जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपकी सफलता के जितने नज़दीक चले जाएंगे। और सर जैसे इंटरव्यू में 50 नंबर का होता है, आप अगर मेरिट में आ चुके हो फर्स्ट पेपर में जो लाख 450 का होता है, उसमें आपने 300 नंबर प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद आप मेरिट में आ जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपको कितने नंबर आपको इंटरव्यू में चाहिए? एडीपीयू के लिए मैं तो कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में अगर 0 नंबर भी मिले तो भी सिलेक्शन हो जाता है। इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रीलिम्स में ही इतनी शानदार तैयारी कर ली है, बैरेट 100% पता है आपको, जीएस भी आपने 100% पढ़ लिया है, और यहीं इतने अच्छे नंबर लाओ कि इंटरव्यू में कोई क्राइटेरिया नहीं है नंबर लाने का, वो आपको 50 में से 40 भी दे सकता है, आपको 50 में से 10 भी दे सकता है। तो हमें तो क्या था, हमें 10 भी मिलता, 5 भी मिलता, 0 भी मिलता तो भी सिलेक्शन होना था, क्योंकि हमारे मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ चुके थे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा जो भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ बैरेट को 100% पढ़ें, जीएस पर फोकस करें एमपी एडीपीयू के लिए, और इसके साथ ही साथ निरंतर और एक लक्ष्य के साथ तैयारी करें। सिलेबस उसकी आपके पास होना चाहिए, और उस सिलेबस को देखते हुए निरंतर जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक आपको लगातार लगे रहना है।
अगर जो सर ऐसे बच्चे वो सोच रहे हैं हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है और जी जान से मेहनत करते हो, उनके लिए सर आप क्या सुझाव देना चाहोगे जिससे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए एग्जाम? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ बैरेट 32 सब्जेक्टों पर फोकस करें। एमपी पीएससी का जो जीएस आता है सिलेबस अवेलेबल रहता है, सिलेबस को निकाल लें, जो टॉपिक हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण, एमपी के लिए तथ्यवाण आता है, ये इस पर बेसिस फोकस करना है और लगातार अगर लगे रहेंगे तो उनको सफलता 100% मिलेगी। कोई बाहर नहीं कर सकता एमपी एडीपीओ से, क्योंकि एमपी एडीपीओ की नौकरी अपने स्वयं के हाथ में है। आप अगर वही तैयारी शुरू में कर लेंगे बहुत अच्छी, तो आपको इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि इंटरव्यू में आप जाएं और निश्चिंत होकर जाएं और आपकी सफलता आपको कदम चूमेगी। तो सर एक आखिरी सवाल है, आपकी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 43 नंबर की रैंक आई है, तो उसमें आपको जो एमपी जीके और लॉ का पोर्शन हुआ था पेपर आपका, उसमें आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं सर? मुझे लॉ में और जीएस दोनों मिलाकर, क्योंकि 450 का पूर्णांक था एमपी एडीपीओ में, उसमें से 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, तो टोटल पूर्णांक 438 का था, जिसमें से मुझे 324 नंबर प्राप्त हुए थे और इंटरव्यू में मुझे 20 नंबर प्राप्त हुए थे। अगर इंटरव्यू में मुझे 30 या 35 नंबर मिलते तो मेरी एमपी में लगभग टॉप 5 रैंक रहती। इंटरव्यू मुझे 20 नंबर थोड़ा कम मिला हुआ है मेरी उम्मीद के अनुसार, तो रैंक मेरी 43 हो गई। यही अगर अच्छा नंबर मिल जाता तो मैं मध्य प्रदेश में टॉप 10 के अंडर में रहता। अगर सर आपके 324 नंबर आए, अगर किसी के स्टूडेंट ऐसे है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम निकाल लेता है, लेकिन उसे अच्छे नंबर भी आते हैं, आप 330 नंबर भी आते हैं, फिर भी लेकिन उसके इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर आते हैं 10, क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? एमपी एडीपीओ के लिए सबसे बेहतर यह है कि इंटरव्यू में कोई क्राइटेरिया नहीं, यहाँ आपको 1 नंबर भी दें तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, या 50 में 40 में मिल जाए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है एडीपीओ के लिए। आपको तो सिर्फ वही मेंस में ही, जो प्रीलिम्स को जिसको यहाँ मेंस बोलते हैं एडीपीओ में, वहीं इतने अच्छे नंबर लाना है कि इंटरव्यू में आपको 0 दें तो टेंशन ना रहे, 40 मिल जाए तो और अच्छी बात है, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। सर आप और कुछ सुझाव देना चाहोगे हमारे जो सब्सक्राइबर है आपको देख रहे हैं और एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और वो भी आपकी तरह एडीपीओ बनना चाहते हैं? मैं उनके लिए 2 बातें कहना चाहूँगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर परत निशान। कहने का मतलब ये है कि सफलता एक बार ना मिले, 2 बार ना मिले, किंतु लगातार आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी वाक्य के साथ सबको मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि वो लगातार लगे रहें, हार ना माने, सफलता उनको एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है एमपी एडीपीओ के लेकर, सिलेबस को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो सर का हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देंगे, तो आप सर से बात भी कर सकते हो। सर हम आपका नंबर दे सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को? बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बच्चों को जो है, जो भी हमसे पूछेगा मैं उसको मार्गदर्शन कर दूंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जो तैयारी मैंने की है, एक हमारे सर थे जो मैंने कुछ समय सर का मार्गदर्शन प्राप्त किया है, आदरणीय गुरु रुपेश कुमार साहू जी। वो वर्तमान में अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पद पर पदस्थ हैं। उनके मार्गदर्शन में मैं लगातार निरंतर प्रयासरत रहा हूं और उनने सिर्फ एक बार सब्जेक्ट कराए थे उन्होंने। इसके पश्चात सिलेबस भी चेंज हुआ तो मैंने खुद पढ़ा उसको, और उनने बैरेट में पढ़ने की पकड़ बना दी थी कि बैरेट को आपको किस तरह पढ़ना है। सर ने ये मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था और आज मैं जो मैं भी हूँ सब सर के आशीर्वाद से हूँ। सर एक सवाल और आपसे रह जाता है आखिरी, जो हम पूछ नहीं पाए, अब पूछ रहे हैं। जो बैरेक्ट की लैंग्वेज होती है काफ़ी टफ लैंग्वेज मांगी जाती है, स्टूडेंट को पढ़ने में बैरेक्ट काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहोगे कि वे फर्स्ट बार बैरेक्ट पढ़ें, उनको बिल्कुल सिंपल भाषा में याद हो जाए? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो बैरेक्ट को एक बार सावधानी से रीड करें, क्योंकि जो विधि की भाषा होती है वो थोड़ा क्लिष्ट भाषा रहती है, तो उसको एक बार आप आसानी से पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार तो समझ में आ जाती है। तो उसको आप निरंतर पढ़ें, बार बार पढ़ें, लगातार रिवीजन करें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद सर।
आप सभी लोगों ने हमारे गुरुजी है अरविंद पटेल सर, उनके पूरी मध्य प्रदेश में MP ADPO में 43 नंबर की रैंक आई है। आप सभी लोगों ने उनके विचार सुने, उनकी संघर्ष के बारे में पूरी उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष बताया, किस प्रकार से उन्होंने मुसीबतों का सामना किया है और इस एग्जाम को क्रैक किया है। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है MP ADPO को लेकर, अगर आपका भी सपना है MP ADPO यानी कि सरकारी वकील बनने का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का हम आपको नंबर दे देंगे, तो सर से आप बात भी कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद।